सो ये अलग अलग प्रकार की प्रोटीन है, दैट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन. सो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट टाइप को डिसीज में. ये सब नेचुरली बॉडी में फॉर्म होता है, लेकिन जब ये एबनॉर्मलिटी क्रिएट हो जाती है तो आर्टिफिशियल हम लोग इसको इंजेक्ट करते हैं. सो आर्टिफिशियली सिंथेसिस कैसे करेंगे? बाय यूजिंग दिस आरडीएनए टेक्नोलॉजी से हम लोग ये तैयार कर देते हैं. सो इंसुलिन का हम लोगों ने एग्जांपल देखा था पहले, जैसे हम लोगों ने पहले बोला था कि इंसुलिन नॉर्मली प्रोड्यूस फ्रॉम हॉर्स और डॉग पैंक्रियास, लेकिन अभी ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए से टेक्नोलॉजी से इंसुलिन ह्यूज अमाउंट में फॉर्म होता है. सो दिस इज अबाउट डिफरेंट recombinant proteins. Now, healthcare biotechnology. अब healthcare biotechnology में क्या आता है? These are the medical और diagnostic product और a vaccine, अलग अलग प्रकार के वैक्सीन, अलग अलग प्रकार के. This technology has tremendous impact on meeting the ends of patient. Now, biotechnology offers patient a variety of new solutions such as unique target and personalized therapeutic and diagnostic solution for organ transplant, stem cell technology, genetic counseling, forensic medicine, gene probes, genetic fingerprinting, and karyotyping are outcomes of biotechnology. So healthcare biotechnology में सब आता है. Karyotyping means what? The arrangements of chromosomes. Then DNA fingerprinting, forensic use में इसका यूज करते हैं. So अलग अलग मतलब क्या बोलते हैं, अलग अलग जगह इसका हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी का यूज हो जाता है. सो इट ऑफर पेशेंट टू वैरायटी ऑफ न्यू सॉल्यूशन, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन सच एज ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के टाइम जिसको हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं उसका ऑर्गन का एंजाइमेटिक एक्टिविटी और डोनर का एंजाइमेटिक एक्टिविटी मैच होना बहुत जरूरी है. एंजाइम रिएक्शन अगर नहीं होता है तो फॉर फॉरेन बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी. सो वो देखने के लिए ये बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है. Then human insulin. Now you know that insulin is a peptide hormone which are produced by beta cells of islets of Langerhans in pancreas. So it was discovered by Sir Edward Sharpe Schaefer in 1916 while studying the islets of Langerhans. The insulin is essential for the control of blood sugar level. So diabetes mellitus is a disease in which some people cannot make insulin themselves. So chemically synthesized DNA sequence of insulin of two chain A and B are separately inserted into the two PBR 332 plasmid vector. इसमें से तैयार किया है. So insulin production by recombinant DNA technology is designed by Gilbert and Volkmar in 1978. The genes are inserted by the site of B galactosidase gene, okay, of the plasmid के अंदर ये insert किया. The recombinant plasmid were then separately transformed. ये जो recombinant DNA plasmid था वो plasmid transfer किया E. coli bacteria में. Now host produce penicillin plus pre-pro-insulin. अभी जो host था इसने ये तैयार किया, पेनिसिलिनेज भी तैयार किया प्लस प्री-प्रो इंसुलिन तैयार किया. इंसुलिन इज लेटर सेपरेटेड बाय ट्रिप्सिन ट्रीटमेंट. सो एक ही इंसर्ट करने के बाद एक ही फॉर्म नहीं होता है, और भी कुछ तैयार होता है, तो उसको सेपरेट करना बहुत जरूरी है. सो इसमें से भी इंसुलिन को सेपरेट किया बाय ट्रिप्सिन ट्रीटमेंट. सो सेकंड वन इज वैक्सीन प्रोडक्शन. नाउ वैक्सीन प्रोडक्ट कैसे करते हैं? नॉर्मली वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड्स एक्टिव एक्वायर इम्यूनिटी अगेंस्ट ए सर्टेन डिसीज. तो इसका मतलब क्या है? एक्वायर एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है? नॉर्मली जो पहला वैक्सीन बनाते थे तो वैक्सीन कैसे तैयार करते थे? आइदर डेड से माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेक्ट कर देते हैं. बट द प्रॉब्लम इज दैट जो भी इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो विद हेल्प ऑफ वैक्सीन से हम लोग बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने के बाद वो एक्टिव हो जाते थे और उसके साइड इफेक्ट होते थे. सो नाउअडेज एक्चुअली ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आइदर वायरस और बैक्टीरिया, वो एंटायर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हार्मफुल नहीं रहते हैं. उसके ऊपर का जो कोट रहता है प्रोटीन का, दैट इज वेरी डेंजरस, दैट इज एंटीजन फॉर अस. वो एंटीजन रहता है अपने लिए. अभी भी जो कोविड है
इसके ऊपर का जो प्रोटीन कोट है दैट इज एंटीजन फॉर अस, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। सो हमने बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्होंने क्या किया, खाली वो ऊपर का जो कोड है प्रोटीन का, वो प्रोटीन का कोड एक्सट्रैक्ट करके उससे वैक्सीन बना के वो वैक्सीन अभी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। सो ऑब्वियसली इंटायर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर जाता ही नहीं है, जाता है खाली उसका एंटीजन पार्ट है वही अंदर जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्वायर इम्यूनिटी। ओके, सो एक्वायर इम्यूनिटी का मतलब है अंदर जाने के बाद दैट पर्टिकुलर एंटीजन की वजह से बॉडी के अंदर एंटीबॉडी फॉर्म हो जाती है। सो दो प्रकार की इम्यूनिटी है, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी है और एक इनबॉर्न इम्यूनिटी है। इनबॉर्न जो इम्यूनिटी है वो राइट फ्रॉम बर्थ से ही आती है, उसमें तैयार करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल स्किन है, म्यूकोसा लाइनिंग ऑफ इंटरनल लाइनिंग ऑफ म्यूकोसा है, सो ऑब्वियसली ये डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी। लेकिन एक्वायर इम्यूनिटी का मतलब है जब भी फॉरेन पार्टिकल अंदर जाएगा उस अंदर जाने के बाद उसके अगेंस्ट बॉडी पर्टिकुलर एंटीबॉडी तैयार करेगी वो पर्टिकुलर एंटीजन के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं एक्वायर इम्यूनिटी। सो ये वैक्सीन से हम लोग एंटीबॉडीज बॉडी में तैयार करते हैं। So usually a vaccine consists of biological agent that represent the disease causing microorganism. It is often made from a weakened or killed form of the microorganism. It's toxin or one of the surface protein agent. जैसे मैंने बोला ऊपर वाला surface जो है प्रोटीन का वो डेंजर होता है. So biotechnology has offered modern diagnostic test kit, okay, bacterial and viral vaccine along with radio labeled biological therapeutics of imaging and analyzing. Now the vaccine have eliminated smallpox, polio and other deadly disease for the last several decades. So बहुत डिकेड पहले ये जो स्मॉल पॉक्स था, ये पोलियो था, इट्स अ डेंजरस डिसीज, बट उसके ऊपर वैक्सीन होने की वजह से अभी ये पूरे के पूरे इरेडिकेट हुआ है, अभी है ही नहीं स्मॉल पॉक्स और पोलियो के पेशेंट। So this is due to because of vaccine. So biotechnology has made advancement in vaccine by making recombinant vaccine that have the potential to eradicate non-communicable disease like cancer. Okay. Now the naked DNA vaccine, viral vector vaccine, and plant-derived vaccines are found to be most effective against number of bacterial and viral disorder. तो वायरल और बैक्टीरियल डिसऑर्डर के लिए, डिसीज के लिए ये तीन प्रकार के वैक्सीन बनाते हैं। एक है नेकेड डीएनए वैक्सीन, दूसरा है वायरल से बना हुआ वैक्सीन दैट इज वायरल वैक्सीन, वेक्टर वैक्सीन, एंड प्लांट डिराइव वैक्सीन। नो ओरल वैक्सीन, तो दो प्रकार के वैक्सीन है, वन इज कॉल्ड इंजेक्टेबल, दूसरा है वो ओरल वैक्सीन, मतलब मुंह से लेना हुआ वैक्सीन। सो ओरल वैक्सीन ए नोवल अप्रोच, the immunogenic protein or certain pathogenic is found to be active when administered orally. The gene corresponding to such protein is isolated. ये जो प्रोटीन है आइसोलेट करते हैं and a gene construct is produced. This is introduced and expressed in a plant genome, which results in the production of such immunogenic protein in the part of the plant where is expressed. So plants के अंदर express तैयार करते हैं. These when fed into animal or immune and or mainly humans, the person become vaccinated against certain pathogens. So ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, कोई कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हम लोग ओरली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो एक्टिव हो जाते हैं ज्यादा। सो हम लोग प्लांट के माध्यम से वैक्सीन तैयार करके बाद में वो ओरली वो देते हैं। सो सच वैक्सीन आर नोन एज एडिबल वैक्सीन, इसको हम लोग एडिबल वैक्सीन बोलते हैं ना। दूसरा जो है एन exciting invention of production of melt in the mouth vaccine, मतलब जो वैक्सीन माउथ में मेल्ट होता है can be administered by placing them under your tongue that delivered into the bloodstream. So टंग के नीचे देने के बाद ब्लड स्ट्रीम में वो फास्ट डिलीवर होता है, फास्ट एब्सॉर्ब होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट example of the production of flu vaccine by bacillus which melts into mouth, flu vaccine एक है। The tremendous benefits of such vaccine is the comfort of administration, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए देने के लिए एकदम इजी है, उसका कॉस्ट बहुत कम है और स्टोरेज के लिए भी बहुत इजी है। नाउ एग्रीकल्चर में क्या होता है,
नाउ एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इन्वॉल्व्स, एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का यूज क्या है? टेक्निक्स सच एज जनरली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म दैट इज बीटी कॉटन, ज्यादा जीएम म्हणतो आपण, जीएम बोलते हैं, जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसमें बीटी कॉटन है, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स है, एक्सेट्रा. नाउ इट हेल्प्स इन मॉडिफाइंग plants, animals and microorganism and improve their agriculture productivity. ये प्लांट और एनिमल को हेल्प करते हैं, मॉडिफाइड होते हैं, तो डिसीज से उनका क्या बोलते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म से डिसीज फ्री, दे आर फ्री फ्रॉम डिसीज एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इम्प्रूव देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. Now, tissue culture is used in micro propagation, that is large scale propagation of plants in very short duration. Tissue culture technique. Tissue culture technique is also the best method for sorting germplasm. Germplasm means tissue culture में जो material हम लोग लेते हैं उसको germplasm बोलते हैं. And maintaining the specific genetic type, that is clone. Now, this technique is used in those plants which produce uh, uh, recalcitrant seed or produce highly variable seeds. So अलग अलग प्रकार के सीड्स तैयार करते हैं. Now next one is gene therapy. Now gene therapy का मतलब क्या है कि जो भी जीन यूजफुल नहीं है, मतलब खराब है, वो जीन्स निकाल के हम लोग नया जीन्स, न्यू जीन्स उसके अंदर इधर इंसर्ट करते हैं. तो ये दो प्रकार की जीन थेरेपी होती है, एक को बोलते हैं सोमैटिक जीन थेरेपी और दूसरे को बोलते हैं जर्माइनल जीन थेरेपी या जर्म प्लाज्म थेरेपी. तो जीन थेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, मतलब कोई भी डिसीज है तो डिसीज के अगेंस्ट जो जीन है, फॉर एग्जांपल कैंसर कॉजिंग जीन जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑन्कोजीन. अगर कैंसर पेशेंट है तो उसका बैक हिस्ट्री डॉक्टर पूछते हैं. सो एट दैट टाइम व्हाट हैपन, इट मींस उसके अंदर वो जीन्स, उसके अंदर डिसीज करने वाला जीन्स प्रेजेंट रहते हैं, उसको ऑन्कोजीन्स बोलते हैं. सो अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट जनरेशन में वो जीन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. सो जीन थेरेपी से क्या करते हैं, वो जो ऑन्कोजीन्स है, जीन कॉजिंग मतलब जीन विच कॉज कैंसर और कैंसर कॉजिंग जो जीन है उसको निकाल के दूसरा जीन्स उधर डाल देते हैं, दैट इज रिप्लेस करते हैं या फिर अल्टरिंग करते हैं. सो जीन थेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज बाय रिप्लेसिंग, altering or supplementing a gene that is absent or abnormal. कोई कोई में abnormality होती है, मतलब हम लोग क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम देखा था या फिर डाउन सिंड्रोम देखा था. सो डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम ही नहीं होते, या टर्नर सिंड्रोम, सॉरी डाउन सिंड्रोम नहीं, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम में डाउन सिंड्रोम में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हैं. या ये क्रोमोसोम की बात है. अगर हम लोग थैलेसीमिया देखते हैं तो थैलेसीमिया में एक्चुअली जीन्स का इश्यू रहता है. जीन्स जो है मतलब 11th और 16th क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स है वो जो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस करता है उसमें एब्नॉर्मलिटी क्रिएट होती है. तो सच पर्सन में इसे क्या करते हैं, वो जीन रिप्लेस कर देते हैं, या कोई फॉल्टी जीन रहता है वो निकालते हैं. वो निकालने के लिए या फिर यूजफुल जीन डालने के लिए जो थेरेपी यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जीन थेरेपी. So gene that is absence or abnormal and whose absence or abnormality is responsible for the diseases. Now a gene is stretch of DNA required to make a functional product such as part or all of the proteins. During gene therapy, the DNA has coded for specific gene in delivered or individual cells in the body. Most, if not all, disease have a genetic factors. No, the genetic factors can be wholly or partially responsible for the disease. ये जो genetic factors है ना, ये either completely और partly genetic disease को काम करते हैं. So for example, in disorder such as जैसे मैंने अभी बोला cystic fibrosis, हीमोफीलिया में क्या होता है, there is a no clotting of blood. So clot होने के लिए जो factor 8 और 9 है, ये जो जीन है वो जीन clotting factor
को एब्सेंस होने की वजह से हीमोफीलिया होता है. सो ये फैक्टर. मस्कुलर डिस्ट्रोफी में मसल्स जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं. चेंज इन द जीन डायरेक्टली रिजल्ट्स इन द कंडीशन. तो इस कंडीशन में ये जीन रिप्लेस कर देते हैं. In other conditions such as high cholesterol and high blood pressure, genetic and environmental factors inserted to cause disease. There are more than 5,000 different human genetic diseases known to be caused by the single gene disease defect. So कभी-कभी कैसे होता है, एक जीन के अंदर एक जीन गवर्न करता है बहुत डिसीज के लिए. सो वो जीन निकाल के उसके जगह दूसरे प्रकार के जीन डालते हैं. फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, टाइचिस डिसीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हंटिंगटन कोलेरा, देन हीमोफीलिया, देन अल्कोपोट्यूरिया, देन अल्बिनिज्म. ये सब डिसीज है. Now, the gene therapy is used in many ways. For example, to replacing missing or defective genes. अगर missing gene या defective gene के लिए यूज करते हैं, या delivered gene that spread the destruction of cancer cells, या ऐसे जीन हम लोग डिलीवर कर जो डिस्ट्रक्शन करते हैं कैंसर सेल्स का. then supply gene that cause cancer cells to revert back to normal. जो जीन की वजह से कैंसर हुआ है वो सेल्स बैक रिवर्ट बैक और नॉर्मल जीन में लाने के लिए जीन डालते हैं. या डिलीवर्ड बैक्टीरियल वायरल जीन फॉर ए फॉर्मर ऑफ वैक्सीनेशन, या वैक्सीनेशन तैयार करने के लिए. द डिलीवर्ड डीएनए टू एंटीजन एक्सप्रेशन एंड जनरेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ाने के लिए भी. सप्लाई ऑफ जीन फॉर इम्प्रूविंग वायरल रिप्लिकेशन. देन प्रोवाइड जीन दैट प्रमोट्स और impede the growth of new tissue, नया टिश्यू फॉर्म करने के लिए. डिलीवर जीन दैट स्टिमुलेट द हीलिंग एंड डैमेज टिश्यू. ऐसे डिलीवर हम लोग जीन डिलीवर करेंगे जो हीलिंग फास्ट होने के लिए या डैमेज टिश्यू फास्ट होने के लिए जिनका यूज करते हैं. देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ जीन थेरेपी. फर्स्ट है वो जर्म लाइन जीन थेरेपी है. जर्म लाइन जीन थेरेपी नॉर्मली स्पर्म और एग में होता है. सो जर्म सेल इंक्लूड्स sperms and egg. So in this method, healthy gene can be introduced into germ cells like sperm, then egg, then early embryo. It allows transmission of the modified genetic information to the next generation. Though it is highly effective in counteracting the genetic disorder, it is not encouraged for application in human being due to a variety of technical and ethical reason. ये normally जीन लाइन थेरेपी ह्यूमन में यूज नहीं होती है. अदर देन ह्यूमन में ये जर्म लाइन जीन थेरेपी में जैसे हम लोगों ने मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफर देखा था, सो सेम वे ये जर्म लाइन थेरेपी एनिमल्स में यूज करती है. सेकंड जो है दैट इज कॉल्ड सोमैटिक सेल जीन थेरेपी. यू नो दैट देयर आर टू टाइप ऑफ सेल इन आवर बॉडी. One is germ cells, which are present only in reproductive cells. And second one is somatic cells, which are present in other than germinal cells. So somatic cell therapy का use करते हैं अलग अलग टाइप के लिए. So in this type, the gene is introduced only in somatic cell, like bones, bone marrow cells, hepatic cells, fibroblast, endothelium, and pulmonary epithelial cells. Central nervous system also, endocrine cells also, and smooth muscle of the blood vessels wall also. So other than reproductive cell छोड़ के भी जितने भी cells है that called as somatic cells, ये somatic cell में ये therapy use होती है, that is called as somatic cell therapy. Now the modification of somatic cells only affects the person being treated, and the modified chromosome cannot be passed on the future generation. So obviously क्या होता है, ये जो मॉडिफिकेशन है सोमेटिक सेल, ये ओनली जो पर्सन है, जो अफेक्टेड पर्सन है उसको ही खाली ट्रीटेड कर देते हैं, और जो मॉडिफाइड क्रोमोसोम है वो नेक्स्ट जनरेशन में कैरी नहीं होगा. ओके, so somatic cell gene therapy is the only feasible option, and the clinical trial have already employed for the treatment of acquired disorder such as cancer, rheumatoid arthritis, blood disorder including SCID, then Bushra disease, then familial hyper cholesterolemia,
then hemophilia, phenylketonuria, cystic fibrosis, sickle cell anemia, muscular dystrophy, emphysema and thalassemia. इसके लिए ये सब सोमेटिक सेल थेरेपी यूज करते हैं. नाउ अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम लोग देखेंगे, दैट इज जीएमओ. जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मींस हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म. इसका मतलब है फॉर आवर मैनमेड पर्पस, मैनमेड के नीड के हिसाब से हम लोग ऑर्गेनिज्म में आइदर प्लांट्स और एनिमल्स में अल्टरेशन करते हैं, चेंज कर देते हैं. फॉर एग्जांपल हाई मिल्क यील्डिंग ऑर्गेनिज्म, मोर काउ, और ज्यादा से ज्यादा मतलब ऊल देने वाली, या फिर ऐसे एनिमल्स जिसमें से मीट ज्यादा मिलेगा लेकिन मीट के अंदर कोलेस्ट्रॉल और लिपिड का मात्रा बहुत कम होती है, वो इट मीन्स मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम लोग तैयार करेंगे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है जिसका यूज ह्यूमन के लिए होता है. सो दीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म हुज जेनेटिक मटेरियल हैज बीन आर्टिफिशियली मैनिपुलेटेड. हम लोग उसको उस ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल आर्टिफिशियली मैनिपुलेट करेंगे इन लेबोरेटरी थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से हम लोग उसको इंट्रोड्यूस करेंगे. सो दिस क्रिएट्स combination of plants, animals, bacteria and viruses gene and do not occur in natural or through traditional cross breeding method. So हम लोग उसको recombinant DNA के माध्यम से ये प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, वायरस की जीन्स डेवलप करेंगे, ताकि नहीं कि क्रॉस ब्रीडिंग से करेंगे. मतलब ट्रेडिशनल मेथड है वो क्रॉस ब्रीडिंग. क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब है क्या बोलते हैं, जिसके इसके अंदर जीन्स मॉडिफाइड है. ओके, सो सुपर मेल और सुपर फीमेल को हम लोग क्रॉस करके जिसमें कैरेक्टर्स ज्यादा है, अच्छे है, वो कैरेक्टर्स वाले एनिमल्स को हम लोग ब्रीड करते हैं. सो दैट इज क्रॉस ब्रीडिंग इन शॉर्ट. सो ये ट्रेडिशनल मेथड का यूज नहीं करेंगे, हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए का यूज करके प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया, वायरस में ये जीन्स इंट्रोड्यूस करेंगे. सो मोस्ट जीएमओ मतलब genetic modified organism have been engineered to withstand the direct application of herbicides and or to the produce an insecticides. So देखो मोस्टली क्या होता है, जो प्लांट्स रहते हैं, प्लांट्स के अंदर जो डिसीज होता है, मे बी फंगल इन्फेक्शन, मे बी बैक्टीरियल इन्फेक्शन और मे बी वायरल इन्फेक्शन. सो ये रोकने के लिए हम लोग हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स डालते हैं, मतलब इंसेक्टिसाइड डालते हैं. बेसिकली ये हर्बिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स आर दी केमिकल्स. सो ये केमिकल्स का साइड इफेक्ट है. ये केमिकल्स अगर हम लोग प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करेंगे तो ये केमिकल्स फूड चेन में से ऑब्वियसली फूड चेन के माध्यम से अपने बॉडी में जाके अपने को डिसीज फॉर्म करते हैं. सो अगर हम लोग इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड का स्प्रे नहीं करें तो, और प्लांट्स को ही हम लोग प्लांट्स को ही ऐसा तैयार करें, ऐसी प्लांट्स तैयार करें कि जो ये डिसीज को रजिस्ट कर सकती है. ओके, अब एग्जांपल के बारे में बोलेंगे तो जो बीटी कॉटन है, मतलब कापूस जो है, वो कापूस के ऊपर जो पेस्ट है ना, वो पेस्ट क्या करते हैं, जो कॉटन है, कॉटन का जो लीव्स है, वो लीव्स के ऊपर वो फीडिंग करती है. सो अल्टीमेटली वो उसका ग्रोथ नहीं होता. सो नाउ डेज ऐसे जीन्स बीटी कॉटन के अंदर डाल देते हम लोग कि वो जो लीव्स है, कि लीव्स की लीव्स के ऊपर फीड करने वाली जो पेस्ट है, वो पेस्ट लीव्स को फीड करने के बाद पेस्ट के इंटेस्टाइन में एक एंजाइम फॉर्म होता है जिसकी वजह से वो पेस्ट मर जाती है. सो इंस्टेड ऑफ spraying herbicides or pesticides, we have to develop such a modified plant which are resist to different diseases. मैंने प्लांट ही ऐसी तैयार करी जो बैक्टीरिया और वायरस के लिए रजिस्ट कर सकते, मतलब उसके ऊपर पेस्ट नहीं आएगा, इंस्टेड ऑफ स्प्रेइंग हर्बिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड. दिस इज ये सब डन हुआ है, ये सब किया है जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से. So however, new technologies are now being used to artificially develop other trait in plants such as resistance to growing in apple. Growing in apple, जो अभी एप्पल के अंदर जो क्या बोलते हैं उसको होल होता है ना, this is due to because of some pest and to create new organism using synthetic biotechnology. Now सो ट्रांसजेनिक प्लांट कौन कौन से है, अभी ऐसे मॉडिफाइड प्लांट किया हम लोगों ने जो ट्रांसजेनिक प्लांट बोलते हैं, जिसका
ह्यूमन के लिए यूज है. द ह्यूमन रेस इज वेरी dependent on agriculture, and as world population continue to expand, there must be continuous reassessment of agricultural practices to optimize their efficiency. Since early times, human beings have sought to improve the quality, quantity, and productivity of agriculture important plants. This was done by selection and traditional breeding producer that were uh, painstaking, slow, and difficult. Traditional breeding programs involve sexual crosses, which resulted in their high quality of present day of food plants such as wheat, rice, corn, potato, etc. The more recently biotechnological approach have been applied to these plants to create genetic variation that are beneficial to mankind. So biotechnology ने ऐसे मॉडिफिकेशन किया जो मैनकाइंड के लिए यूजफुल रहेगा, यूजफुल रहेगा. फॉर एग्जांपल हम लोग ये जो ये पोटैटो नहीं टोमेटो देखते हैं, ओके, सो इससे पेरिशेबल फूड. सो अगर एक दो दिन ऐसे ही रहेंगे तो एक दो दिन के बाद उसके ऊपर की जो सेल वॉल है वो सेल वॉल खराब होती है. नो, सेल वॉल अगर खराब हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो जो टोमेटो है वो खराब होता है. सो नाउ डेज ऐसा टोमेटो की प्लांट तैयार किए कि उसकी जो सेल वॉल है वो ज्यादा से ज्यादा दिन इंटैक्ट रहे, so, ताकि टोमेटो अच्छा रहता है. सो दीज आर दी ट्रांसजेनिक प्लांट्स. या फिर पोटैटो जो है, या हम लोगों ने अलग अलग राइस की स्पीसीज तैयार करे, जैसे टेक्समी या फिर क्या सोनाटा या बासमती. बासमती से टैक्समती चालू किया है. सो मोर रिसेंटली बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच हैव बीन अप्लाइड टू दिस प्लांट्स टू क्रिएट genetic variation that are beneficial for mankind. Now, the first transgenic plant produced was tobacco. More than 60 transgenic dicot plants and several monocot plants like maize, oat. First transgenic plants produced was, जैसे मैंने अभी बोला, tobacco. Okay. Now, rice है, maize है, ये monocot plants है. Tomato, soybean, potato, sugar beet, grapes, brinjals, cottons are other transgenic plants. The transgenic plants are being looked up as a bioreactors for molecular farming, that is for production of novel drug like interferon. ये ड्रग भी से बनाते हैं, एडिबल वैक्सीन भी बनाते हैं, एंटीबॉडीज, अमीनो एसिड, इम्यूनोथेरेपेटिक ड्रग्स एक्सेट्रा. ये एडवांटेज क्या है जीएम फूड प्लांट्स का? अभी फूड में भी इसका यूज है. इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस, ये इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस है, जैसे मैंने बोला अभी. Now it can help farmer to reduce their use of chemical pesticides. अगर हम लोगों ने प्लांट ही ऐसे बनाया जो इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस है, तो there is a no use of pesticides, no use of chemical, no use of herbicides, and in other way which in turns reduce the cost of producing food. So obviously अगर पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स केमिकल यूज करते हैं तो फूड का कॉस्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि पेस्टिसाइड्स का और हेर्बिसाइड्स का भी कॉस्ट उसमें इंक्लूड होता है. So, अगर हम लोग ये यूज नहीं करते हैं और इंसेक्ट प्लांट ही ऐसे बनाते हैं जो इंसेक्ट रेजिस्टेंस है, so obviously automatically फूड का कॉस्ट कम हो जाएगा. However, an alternative has been available for more than 30 years, which is biological insecticide from the bacterium that is called Bacillus BT कॉटन बोलते हैं, thuringiensis, that is Bacillus thuringiensis. However, the use of B. thuringiensis spray is limited because of low stability of protein in the field. So ये जो स्प्रे है ना, जो इंसेक्टिसाइड करके यूज करते हैं, इसका स्टॉक लिमिटेड है. तो हम लोगों ने क्या किया, यही बीटा थ्यूरिजेनेसिस का जो प्रोटीन है वो प्लांट के अंदर हम लोगों ने तैयार किया. सो इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स कंटेन देयर ए जीन फ्रॉम बी थ्यूरिजेनेसिस. मैंने ये बी थ्यूरिजेनेसिस का जीन ही उस प्लांट के अंदर इंसर्ट किया with help of inhibitor genes, trypsin inhibitor genes. Now the genes called cry genes
present in B theogenesis produces a protein that form crystalline insulation in bacterial spores. Okay, so ultimately when ingested by insect, suspected injects a combination of high pH and the enzyme proteinase of the insect. वो insect इसके ऊपर फीड करता है. So obviously that the midgut of insect की जो इंसेक्ट की जो मिडगट है, मतलब स्टमक है, जो का पार्ट है, द प्रोसेस दैट हाइड्रोलाइटिक टू रिलीज द कोर टॉक्सिक फ्रैगमेंट्स. सो इस जो ये जो पेस्ट है ना, पेस्ट के अंदर जो मिडगट है, तो मिडगट के अंदर ये टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है एंड द इफेक्ट ऑफ दीज फ्रैगमेंट्स इन दीज is seen within minutes of the ingestion, beginning with midgut paralyze and ending with the disruption of midgut cells of insect. So obviously insect मतलब insect की death हो जाती है due to because of this toxin substance, producing this toxin substance. So BT toxins actively has been against many species of insect. इसके लिए BT toxin जो है ये बहुत इंसेक्ट स्पीसीज के लिए मारने के लिए यूज करते हैं, सच एज उसका जो स्पीसीज है लिप्टोप्टेरा, डिप्टेरा एंड कोलेप्टेरा. लेकिन इसमें क्या होता है, कोई कोई ऐसे स्पीसीज है जो स्पीसीज कॉटन के लिए पेस्ट नहीं है लेकिन कॉटन के ऊपर बैठते हैं, सो अल्टीमेटली उसको भी अफेक्ट हो जाता है. सिमिलरली द जीन्स ऑफ अल्फा अमाइलेज इनहिबिटर, that is alpha ALPV, has been isolated from अडजुकी बीन्स, ओके, एंड ट्रांसफर टू टोबैको, ये अलग करके टोबैको में डाल दिया. एंड दिस जीन्स वर्क्स अगेंस्ट पेस्ट लाइक जेब्रोटोज सबफैसिक्यूटा एंड कैलियोस कैलियोसोब्रूसिस चाइनीसिस. सो ये दो स्पीसीज के ऊपर ये पेस्ट काम करता है. सो अल्टीमेटली व्हाट हैपन, the BT cotton is one of the pest transgenic plants known for its insect resistance property. The golden rice, another name है, golden rice is another transgenic food crop used to reduce vitamin A deficiency disease. Normally rice जो है ना वो उसमें vitamin A deficiency रहती है. So बहुत से ऐसे लोग हैं जो poor people है जो rice के ऊपर feeding करते हैं. So उस people के अंदर vitamin E की deficiency होती है. So due to vitamin A deficiency they cause night blindness. So now अभी ऐसे राइस डेवलप किया है जिसको हम लोग गोल्डन राइस बोलते हैं, जिसके अंदर विटामिन ए की मात्रा ज्यादा हो. ओके, सो ये अलग अलग ट्रांसजेनिक प्लांट्स है प्रोड्यूस फॉर फंक्शनल फूड एंड न्यूट्रिसाइड्स के लिए. विटामिन ए है, विटामिन ई है, देन फ्लेवोनॉइड्स है, देन फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टेंस एंड आयंस है. दीज आर द डिफरेंट क्रॉप्स. से राइस अलग अलग क्रॉप्स के अंदर अलग अलग विटामिन फॉर्म हो जाते हैं जो तैयार करते हैं. सो इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटीज, दैट इज बायो फोर्टिफिकेशन. ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट टाइम चालू करेंगे. सो एक मिनट.